Namaste and welcome to this exciting episode of Saptology Debunking Mythology। हमारे मेंबर्स बनिए और हमारे साथ गुरुकुल में भी जुड़िए टू लर्न शास्त्र इन ए प्रॉपर वे। चलिए आज के टॉपिक पे आते हैं। ओरेशनिक बहुत ही एक केपेबल मिसाइल है विद 6 वॉरहेड्स, 6 MIRVs यूज करता है एंड इट्स ए न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल। और उसके 6 वॉरहेड जो होते हैं रशिया ने 2 बार यूज़ किया है, नवंबर 2024 में और इस महीने। दोनों समय उसने सेंट्रल रशिया से उसको मिसाइल को फायर किया। 1800 किलोमीटर्स की डिस्टेंस पे फायर किया उसने। इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल बोलते हैं, जिसकी रेंज अप टू 3500 किलोमीटर्स हो सकती है। मतलब किसी भी साइड से वो रशिया जो है किसी भी यूरोपियन कोने में उसको दाग सकता है। अभी तक रशिया ने ऐसी 200 मिसाइल बनाई है। ओरेशनिक का रशियन अर्थ ये भी होता है वेव या फिर तो पोजीशन, तो उसका मीनिंग भी होता है। तो ओरेशनिक का मैंने कनोटेशन बताया है, नॉट द एक्चुअल मीनिंग। और ओरेशनिक का जो रशिया यूक्रेन पे उसने 2 बार प्रयोग किया है, उसके रिजल्ट स्ट्रेटेजिक रहे हैं रशिया को। जैसे कि पिछले 6 दिन से कीव में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, करीब 6 लाख लोगों के पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। उसने उसके सारे गैस जो स्ट्रेटेजिक गैस रिजर्व्स थे मेन वाले लीव के पास में, वो उसने डिस्ट्रॉय कर दिए ओरेशनिक के साथ। वो सारे वेल डिफेंडेड टेरिटरीज थी विद लॉट ऑफ। यूक्रेन के पास बहुत सारे एयर डिफेंसेस हैं, अमेरिकन सप्लाइड, यूरोप सप्लाइड, उसके खुद के, दे हैव मेनी एयर डिफेंस यूनिट्स। और यूक्रेन के पास बहुत सारा अभी भी वो मटेरियल प्रोड्यूस करता है। दे प्रोड्यूस देयर ओन टैंक्स, इसमें प्रोड्यूस कर रहे हैं। दे प्रोड्यूसिंग देयर ओन ड्रोन्स, दे मेकिंग देयर ओन ड्रोन्स, और बहुत सारे हार्डवेयर दे प्रोड्यूस ऑन देयर ओन इन यूक्रेन। क्योंकि यूक्रेन के लिए 10 साल से उसको प्रिपरेशन कराई थी यूरोप ने टू स्टैंड अप फॉर दिस डे, और वो अच्छा खड़ा हो रहा है। इवन दो दे लॉस्ट 20 से 25% ऑफ देयर लैंड, बट दे स्टिल स्टैंडिंग अप। तो यूक्रेन इज नॉट, मतलब देखा जाए तो इट वॉज द बिगेस्ट मिलिट्री ऑफ यूरोप बिफोर द रशियन अटैक्स बिगिन। और उसको प्रिपेयर ही किया गया था टू ब्रेक रशिया। सी वेस्टर्न कंट्रीज क्या करती हैं, आपके ही लोगों से लोगों को उठाती है जो आपके दुश्मन हो, उसको आपके विरोधी लड़वाती है। और ये वेस्टर्न स्ट्रेटेजी रही है ऑलवेज। इसमें पूरा ब्रेन है यूके का, फिर उसके बाद आता है यूरोप, उसके बाद आता है यूएस। तो पूरा ब्रेन जो यूक्रेन लड़ाई का है वो है यूके का। क्योंकि यूके को ये हमेशा डर लगता है कि रशिया उसको अटैक करेगा अगर स्ट्रांग होगा। तो पूरा वर्ल्ड वॉर 2 इनिशियली उनका क्या था, हिटलर को बड़ा करें ताकि हिटलर रशिया को ख़त्म करे। तो जब तक हिटलर का ईस्टर्न एडवांस था तब तक यूके को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जब हिटलर का वेस्टर्न एडवांस शुरू हुआ तब यूके को प्रॉब्लम शुरू हुई। और यही होता है इनके साथ हर बार कि इन्हीं के जो क्रिएटेड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो इनके विरोधी लड़ते हैं। जैसे पाकिस्तान को यूके ने बड़ा किया, उसको क्रिएट किया ताकि वो पाकिस्तानी ही अमेरिका भारत से लड़े और इस्लामिज्म के नाम पे लड़े, मुसलमानों के नाम पे लड़े। गज़वा हिंद और ये सब फिलॉसफी बना बना के उसके थ्रू उन्हीं को इनकरेज किया गया। इसलिए आप देखते हैं कि पाकिस्तानी जो पॉलिटिशियंस होते हैं जिनको उनके घर में टारगेट किया जाता है वो सब यूके भाग जाते हैं, बिकॉज दैट्स ए वेरी कन्वीनियंट वे फॉर देम टू कंट्रोल द एंटायर नैरेटिव। तो यही होता है। अब आते हैं ओरेशनिक से डर किसको है। पूरे यूरोप को डर है, बिकॉज ओरेशनिक को कोई रोक नहीं सकता। देयर इज नो एयर डिफेंस क्रिएटेड टू स्टॉप ओरेशनिक। आप सोचिए 7.3 किलोमीटर्स पर सेकेंड से उड़ती है वो मिसाइल। उसके कंपैरिजन में भारत में है अग्नि 5। अग्नि 5 11 किलोमीटर पर सेकेंड के हिसाब से उड़ती है, सो विच इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। मतलब वो तो ओरेशनिक तो करीब 6-7 मैक की स्पीड, 9 मैक की स्पीड पे जाती है, और उसके 7.3 किलोमीटर्स। जो अग्नि है वो 24 मैक की स्पीड उड़ती है। इम्पॉसिबल टू डिटेक्ट।
प्लस डीआरडीओ के रैमजेट पावर्ड जो अलग मिसाइल्स हैं, सॉलिड फ्यूल प्लस रैमजेट पावर्ड जो मिसाइल्स हैं, जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं डीआरडीओ की, वो 12 है। उनमें से कुछ तो 14 माइक के हिसाब से प्लान की गई है। तो इंडिया हैज़ ऑल्सो some similar missiles, not exactly the same, but similar missiles भारत के पास भी हैं ना। और भारत की मिसाइल्स जो है 10 MIR भी कैरी करती हैं, रशियंस की 15 से 20 भी कैरी करती हैं, जो बड़ी मिसाइल्स होती हैं उनकी। ये जो छोटी है वो 6 कैरी कर रही है। सो ये कंपैरिजन है। और ओरेशनिक के कोई काट नहीं है यूरोप के पास। तो फ्रांस चिंतित है, जर्मनी चिंतित है, सडनली अब इटली ने बात कर, जॉर्जिया मेलोनी बोलती है हमको रशिया से बात करनी चाहिए, जर्मनी बोलता है हमें रशिया से बात करनी चाहिए। यही वेस्टर्न, जैसे द मोमेंट द वेस्टर्न प्लानर्स वो देखते हैं कोई मिलिट्री स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, तुरंत सरेंडर कर जाते हैं, वो तुरंत मेक पीस, लड़ने की कंडीशन में नहीं रहते। जो यूक्रेन जो जुझारूपना दिखा रहा है वो नहीं होता उनके अंदर, यूरोपियंस में। यूरोपियंस तुरंत सरेंडर करते हैं। जैसे मार्थन वर्मा के सामने 1741 में सारी यूरोपियन नेवी ने सरेंडर कर दिया। फिर मार्थन वर्मा ने एक फ्रेंच को अपना सलाहकार बनाया, फ्रेंच जनरल को, और उसके साथ उन्होंने काम किया। तो ये वेस्टर्न सोसाइटी है। अब ओरेशनिक से अमेरिका क्यों नहीं डर रहा है? उसका बड़ा सिंपल रीज़न है कि अमेरिका हैज़ ओवरवेलमिंग स्ट्रेंथ इन न्यूक्लियर वेपन्स। वो सोचता है कि वो उस पर अटैक कर देगा किसी भी साइड से। सो इनिशियली में क्या था, चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी को उन्होंने कल्टिवेट किया टू टेक ओवर द ईस्टर्न रशिया। आपके ने बहुत सारे चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के मैप्स देखे होंगे विच आर टारगेटिंग द ईस्टर्न रशिया, और वो चाहते हैं कि ईस्टर्न रशिया को ब्रेक कर दें। और तो इसलिए अमेरिका को चिंता नहीं थी। बट नॉर्थ कोरिया को जो क्रिएट किया चाइना ने, उससे अमेरिका को चिंता होगी, बिकॉज नॉर्थ कोरियन स्टेट वॉज क्रिएटेड बाय चाइना टू अपोज अमेरिका और टेक ओवर द साउथ अमेरिका। तो साउथ अमेरिका में पूरा कन्वर्जन कराया अमेरिका ने, उनकी पूरी पॉपुलेशन को कैथोलिक बनाया। आजकल वही लोग भारत आते हैं मिशन के लिए, मिशनरीज बन के, और उनके थ्रू नॉर्थ ईस्ट में गड़बड़ी फैलाई जाती है। दीज आर ऑल अमेरिकन चर्चेज और वेटिकन चर्चेज, कैथोलिसिज्म है या फिर प्रोटेस्टेंटिज्म है। तो भारत को तोड़ने की तैयारी कुछ और है। भारत को तोड़ने की तैयारी है थ्रू रिलीजन और थ्रू मतलब कि क्रिश्चियनिज्म को बढ़ाना, कैथोलिसिज्म को बढ़ाना, ये भारत को तोड़ने की स्ट्रैटेजी है। तो भारत के लिए सिक्योरिटी थ्रेट है, जो अमित शाह ने बोल दिया पहले भी, कि उसको बोल दिया। भारत, उनको मालूम है कि मिलिटरीली भारत के साथ नहीं लड़ सकते, अमेरिकन ट्रूप्स नहीं लड़ पाएंगे और एयर डिफेंस वो पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगे। उन्होंने बहुत कोशिश करी, नहीं कर पाएंगे। नाउ तो भारत के साथ स्ट्रैटेजी क्या है? अंदर से तोड़ो। एंड दैट्स व्हाई राहुल गांधी बिकम्स ए कन्वीनियंट, अखिलेश यादव, ऐसे करके बहुत सारे भारत के पॉलिटिशियन, ममता बनर्जी, इन सबको पकड़ा जाता है टू ब्रेक इंडिया फ्रॉम विद इन। और सबसे कन्वीनियंट होता है साउथ इंडियन पॉलिटिशियंस, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी चर्च बहुत स्ट्रांग है। इसलिए आप देखते हैं कि डीएमके की सारी पॉलिसीज होती हैं एंटी ब्राह्मण, एंड जैसे ही एंटी ब्राह्मण नाम आ जाए कि ब्राह्मणों के विरुद्ध बात हो रही है, मीन्स चर्च का प्रोपेगेंडा है। उसके अंदर कैथोलिसिज्म घुसा पड़ा है, क्योंकि कैथोलिसिज्म, क्रिश्चियनिज्म, प्रोटेस्टेंटिज्म, इनको सिर्फ एक ही से डर रहता है, ब्राह्मणों से, क्योंकि वो आइडियोलॉजिकल प्रोटेक्शन देते हैं। बाकी इनको किसी से डर नहीं रहता। बाकी मिलिट्री से लड़ते नहीं है लोग कभी भी। मिलिट्री से उनको डर लगता है कि और ओवरवेलमिंग फायर पावर होगी। और जो आप देख रहे हैं ओरेशनिक का जो डर है रशिया में, पूरे यूरोप में, वो एकदम रियल है। यूरोप के पास इवन इफ दे हैव ऑल द वेपन्स एंड टूल्स, वो लड़ नहीं सकते। वो कमजोरों पे अटैक कर सकते हैं, लेकिन किसी से लड़ नहीं सकते। वो एक्चुअली वो नियम भी यही होता है कि जब आपका शत्रु कमजोर हो, उसको खत्म कर दें। भारत अपनी, हम लोग को, जो हम खुद ही शास्त्र को नहीं फॉलो करते हैं, हमारे यहाँ पे शास्त्रों में बड़ा लिखा है, जब दुश्मन कमजोर हो उसको जड़ से खत्म किया जाता है। हम लोग माफी देते रहते हैं, ये शास्त्रों में नहीं लिखा हुआ है। शास्त्रों में अगर कोई शत्रु है जिसने एक बार शस्त्र उठाए हैं, वो जब तक कि उसको खत्म ना कर दिया जड़ से, तब तक उसको माफी नहीं दी जाती। बाद में लीडर को जिंदा आप छोड़ सकते हैं ताकि वो परमानेंट एनिमी ना बने। जैसे जयद्रथ को, जरासंध को मारने के उसके पुत्र को राजा बना दिया गया, सहदेव को, वो आप कर सकते हैं, लेकिन दुश्मन को जड़ से खत्म किया जाता है, ये शास्त्र बोलते हैं। उससे निर्दयता दिखाई जाती है। यहीं पर इसी स्पेसिफिक केस में निर्दयता दिखाई जाती है। दया तब तक होती है जब कोई ये शास्त्र सम्मत हो,
निर्दयता होती है असुरों के लिए, दुश्मनों के लिए, जो आपको हर्ट कर सकते हैं। तो ये पॉलिसी हम लोग को बदलनी पड़ेगी, कॉलोनाइजेशन का माइंडसेट बदलना पड़ेगा। जैसे कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अभी जो है सैक्रोसैंक्ट है। भाई भारत का कॉन्स्टिट्यूशन तो मनुस्मृति है, मानव स्मृति है, या फिर वेद रामायण महाभारत पुराण, ये भारत के कॉन्स्टिट्यूशन है। इनके अनुसार ही न्याय दिया जा सकता है। भारत का कॉन्स्टिट्यूशन कुछ और नहीं बना सकते कि जिससे कि आइडेंटिटी खत्म हो जाए, क्योंकि भारत एक हिंदू देश है, उसकी आइडेंटिटी आप क्रिश्चियन और उसके तरीके पे नहीं बना सकते। तो ये जो बेसिक हमारा कभी कभी कुछ लोगों का, सबका नहीं, जो मानसिक जो वीकनेस आ जाती है, वो हम लोग को चेक करनी पड़ती है शास्त्र के थ्रू। भगवत गीता तो बड़ा स्पष्ट है। भगवत गीता तो बोलते हैं युद्ध संन्यास्य युद्ध से विगत जरा, युद्ध करो, मई सर्वाणी कर्माणी संन्यास्य धात्मति निराशर निर्मम भूतवा युद्ध से विगत जरा, युद्ध करो, सब कुछ मेरे ऊपर डाल दो, मेरे ऊपर ऑन माई स्ट्रेंथ यू मेक फाइट। तो बड़ा क्लियर है, हमारे शास्त्र तो बहुत ही क्लियर है। वहाँ पे कोई भी इस प्रकार का नहीं है कि हम यहाँ पे बस ऐसे रहेंगे, बैठे रहेंगे या कुछ करते रहेंगे, नहीं। बड़ा क्लियर है कि वी हैव टू फाइट बेस्ड ऑन द टाइम एंड प्लेस एंड चूजिंग ऑफ आवर प्रायोरिटीज, है ना, दूसरों के ऊपर बेस्ड नहीं है। सो ये जो कभी कभी ओरेशनिक जो रशिया के मिसाइल, उनको उसको रशिया को इनकी यूरोपियन मानसिकता मालूम है, रशिया को मालूम है कैसे एक्ट करते हैं। अब जैसे ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड में देयर इज अ टैसिट एग्रीमेंट बिटवीन रशिया एंड यूएसए, आप ग्रीनलैंड ले लो, हम यूक्रेन का काम खत्म करते हैं। तो इसलिए यूक्रेन का इशू अब बैक बर्नर चला गया, ग्रीनलैंड इधर आ गया। अब क्वेश्चन ये है कि जब तक आप ग्रीनलैंड लोगे तब तक ही हमको यूक्रेन का काम खत्म करना है। तो दैट्स व्हाई यू विल सी रशियन अर्जेंसी। लेकिन उसको अभी इतना आर्म कर चुके हैं यूक्रेन को ये लोग कि वो खत्म होने वाला नहीं है। यूक्रेन विल कीप ऑन डूइंग इट, जो चल रहा है, और वो शांति से बैठने वाला नहीं है। लोग ऐसा बोल रहे हैं 2026 में यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाएगा। अगर हो गया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं हुआ तो लंबा चलने वाला है, क्योंकि रशिया के लिए इस समय यूक्रेन छोड़ना, इट बी लाइक इंडिया लिविंग पाकिस्तान अगेन एंड अगेन, सेम प्रॉब्लम हो जाएगी। सी भारतीय लीडर्स ने फेक अपनी ब्रावाडो में या दूसरों को दिखाने के लिए हमेशा छोड़ दिया पाकिस्तान को, हमेशा, और वो प्रॉब्लम सीधे सदियों पीढ़ियों दर पीढ़ियां चलती रहती है ना। लेकिन इस बार वो समय नहीं है। तो अब तो रशिया के लिए यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट तभी खत्म होगा जब ओडेसा रशिया के कंट्रोल में आ जाएगा, ओडेसा का पोर्ट जब वो हो जाएगा, देन ऑपरेशन इज ओवर फॉर रशिया। उसके बाद उसको जरूरत नहीं बाकी लैंड की, इट हैज ऑलरेडी गॉट द बेस्ट मोस्ट फर्टाइल लैंड। उसको और जितना ज्यादा पुश कर सकता है, दे शुड डू इट। और कीव से उसको हटाना पड़ेगा यूक्रेन को। कीव इज पार्ट ऑफ रशिया। तो जब तक कीव रशिया में नहीं आता है, रशिया की स्थापना ही कीव से हुई थी, उसका नाम भी फ्रंटियर स्टेट। तो जब तक वो कीव नहीं आता है तो रशिया के लिए युद्ध समाप्त नहीं होगा। अमेरिका को ग्रीनलैंड चाहिए फॉर इकोनॉमिकल रीजंस, उसका कोई रियल इंटरेस्ट नहीं है। अमेरिका का इंटरेस्ट हमेशा इकोनॉमिक रहता है। तो अमेरिका रिट्रीट भी कर जाएगा, जहां से उसको हारना पड़ेगा वहां से रिट्रीट कर जाएगा, लेकिन और जीतेगा तो जीत जाएगा, लेकिन उसका इंटरेस्ट इकोनॉमिक है। रशिया का इंटरेस्ट है एग्जिस्टेंशियल। तो रशिया तो एग्जिस्टेंशियल इंटरेस्ट में रशिया के पास ओनली ऑप्शन लेफ्ट, अगर कॉन्फ्लिक्ट बंद करना है तो न्यूक्लियर अटैक है, और कोई अटैक नहीं है। अगर उसको जान माल के नुकसान की करनी है, रोकना है अपना, तो उसको न्यूक्लियर अटैक करना पड़ेगा यूक्रेन के ऊपर, तभी वो टूटेगा, नहीं तो नहीं टूटेगा। और नहीं तो युद्ध कॉन्फ्लिक्ट लंबा भी खींच सकता है, या फिर कॉम्प्रोमाइज होगा। तो ये सब ऑप्शंस हैं रशिया के सामने। अब देखते हैं रशिया कौन सा यूज करता है। फ्रॉम द ओरेशनिक परस्पेक्टिव उसने सबको डरा दिया है, क्योंकि ओरेशनिक को कोई पकड़ ही नहीं सकता। और भी उनके 200 मिसाइल हैं। 200 मिसाइल आर मोर देन एनफ फॉर यूरोप को किसी भी सिटी को बर्बाद करने के लिए, और किसी भी रेजिडेंशियल एरिया को बर्बाद करने के लिए। लेकिन ये कॉन्फ्लिक्ट विदाउट न्यूक्लियर रुकने वाला नहीं है। अगर रशिया डिसाइड करता है तो तुरंत हो जाएगा। कभी कभी जरूरत पड़ती है उस तरह के ऑप्शंस की, एंड रशिया हैज ऑल द ऑप्शंस टू डू दैट। भारत के लिए पाकिस्तान थोड़ा दूसरा ही मैटर है, कंपैरिजन ही दोनों का नहीं है।
क्योंकि पाकिस्तान के को क्रिएट ही किया गया था भारत को अपोज करने के लिए, जस्ट लाइक यूक्रेन के साथ भी ऐसा हुआ। लेकिन भारत उसको हरा के हर बार संधि कर लेता है। अंडरस्टैंड वन थिंग, सीज फायर जो है हमेशा वीक करता है। ओके, विनिंग पार्टी सीज फायर नहीं करती, विनिंग पार्टी अपना प्रोजेक्ट को अकम्प्लिश करती है। एंड आई थिंक इस बार भारत के प्लान्स मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो ऐसा करेगा, बट विल सी व्हाट हैपेंस। नमस्ते, जय जगन्नाथ, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट शो। डू बिकम मेंबर, support us via UPI, PayPal, Venmo, or any other platform. It helps us to increase our projects, helps us in our Gurukul also. Namaste, and I'll see you in the next show. Thank you.